नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की और ग्रामीण विकास की, और ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं जिससे हमारे किसानों के आर्थिक विकास को बल मिल सके। आज के कार्यक्रम में भी सबसे पहले बात होगी खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताएंगे माइक्रो ग्रीन्स के बारे में। उसके बाद नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सर्दियों के मौसम में कैसे मुर्गी पालक अपने मुर्गियों का रखे ख्याल, और अंत में आपकी मुलाकात करवाएंगे जयपुर के कामयाब किसान से जिन्होंने जीरो बजट खेती को अपनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। गांव किसान में सबसे पहले नजर खेती किसानी पर। खेती किसानी में आज हम आपको बताएंगे ऐसे सुपर फूड के बारे में जो कि अभी तो लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन बहुत सारे सप्लीमेंट्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पर इन्हें जल्द ही इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, इन्हें कहा जाता है माइक्रो ग्रीन्स। तो कैसे इसकी खेती की जा सकती है और कैसे पोषकता से भरपूर ये माइक्रो ग्रीन्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं, आइए जानते हैं। सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए हम अपने आहार में बदलाव करते रहते हैं और अपनी थाली में ऐसी चीजों को शामिल करते हैं जिनसे प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा भी हो और शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व बाहर हो सकें। शायद इसीलिए हम अंकुरित अनाज और सलाद जैसी चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीकी अब इसमें भी 2 कदम आगे चल रही है, जिसमें एक नई चीज इजाद की गई है जिसे नाम दिया गया है माइक्रो ग्रीन्स, जिसमें माइक्रो का मतलब छोटा और ग्रीन यानी हरा होता है। वहीं अगर हम इसके गुणों पर जाएं तो ये किसी सुपरफूड से कम नहीं है। माइक्रो ग्रीन्स बीज के अंकुरण और पौध के बीज की कड़ी है, जिसमें पौध से 4 से 6 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, सी, के मौजूद हैं। हाल ही में इसमें शोध किए गए हैं, इसीलिए अभी कम लोग ही इसे जानते हैं, लेकिन पूसा संस्थान इसके उपयोग और उत्पादन में इजाफा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें केवल 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद युवा खुद का स्टार्टअप शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आइए विशेषज्ञ से लेते हैं पूरी जानकारी। ये जो माइक्रो ग्रीन शब्द है, देखिए इसमें 2 भाग हैं। एक है माइक्रो, जिसका मतलब होता है छोटा, और ग्रीन मतलब हरा। तो माइक्रो ग्रीन एक पौधे की वो अवस्था है, अगर हम देखेंगे एक बीज होता है, फिर आता है स्प्राउट, फिर तीसरी जो अवस्था है माइक्रो ग्रीन है, उसके बाद बेबी ग्रीन आता है, और उसके बाद हमारी साग की अवस्था आती है। अगर हम एक सरसों को एग्जाम्पल लेकर के देखें तो सरसों में हम सरसों का बीज भी खाते हैं, सरसों का साग भी खाते हैं। लेकिन जो ये माइक्रो ग्रीन है, इसको जनरली अगर हम देखेंगे जो किताबों में लिखा हुआ है 7 से 21 दिन की अवस्था में जैसी जैसी भी हम क्रॉप लगाते हैं उस हिसाब से इसको हम कट करते हैं। अब माइक्रो ग्रीन क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं माइक्रो ग्रीन्स की उसके बीज से या उसके मैच्योर काउंटर पार्ट जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि सरसों के साग को अगर हम सरसों के माइक्रो ग्रीन से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या जो विटामिन्स हैं, स्पेशली जो विटामिन सी है, विटामिन ए है और विटामिन के है, ये लगभग 4 से 6 गुना तक ज़्यादा होता है। और अलग अलग क्रॉप स्पीशीज़ में काफ़ी अध्ययन किया गया है पूरे विश्व में, और देखा गया है कि कभी कभी तो ये जो विटामिन्स है या एंटीऑक्सीडेंट है 40 गुना तक भी माइक्रोग्रीन्स में ज़्यादा होते हैं। इसलिए माइक्रोग्रीन एक अपना महत्व रखते हैं। माइक्रोग्रीन में जब ये एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो इसकी एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये हमारे जो शरीर में जो नकारात्मक तत्व हैं उनको ये बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और इनका जब देखा गया, अध्ययन किया गया, तो देखा गया कि कैंसर के लिए भी ये प्रतिरोधक क्षमता मनुष्यों को देते हैं। इतना ही नहीं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें भी इनका काफ़ी एक अच्छा रोल पाया गया है। अगर हम डिफरेंट देखेंगे कौन कौन सी स्पीशीज़ है, क्या है जो माइक्रोग्रीन्स पे लगा सकते हैं, तो 2 बात है। अगर आप मतलब घरों पे करना चाहते हैं तो आपके घर में कुछ बीज हमेशा ही उपलब्ध हैं, जिसमें कि आपका मूंग हो गया, फिर आपके पास मेथी है, फिर आपके पास ये सरसों है जिसको कि आप कभी भी, मसूर भी अपने घरों में लगा सकते हैं। अगर आप उद्यम के रूप में ले रहे हैं तो आपको कोई एक मीडियम लेना पड़ेगा जिस पे कि आप ग्रो करते हैं, और फिर ये जो स्पीशीज़ है, क्रॉप है, जो हम पौधे लगाते हैं वो उनकी वैरायटी बढ़ जाती है। उसमें कई तरीके की हम क्रॉप स्पीशीज़ लेते हैं, जिसमें कि फिर हम कलर का भी ध्यान देते हैं कि सिर्फ हरा ही ना हो। कुछ ऐसी भी क्रॉप्स हैं जो आपका लाल कलर देती हैं, जैसे कि रेड कैबेज है। ब्रोकोली अगर विश्व में देखा जाए तो ब्रोकोली का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, और आज की मतलब परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा कोई माइक्रोग्रीन किसी चीज़ का बनाया जाता है तो वह है ब्रोकोली का। और अमेरिका सबसे बड़ा
मीन्स माइक्रोग्रीन को बनाने वाला या प्रोड्यूस करने वाला और खाने वाला देश है फ़िलहाल। उसके बाद आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे माइक्रोग्रीन्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इंडिया और चाइना अब ऐसे दो देश हैं जिसमें कि माइक्रोग्रीन्स का प्रयोग बहुत तेज़ी से उपयोग बढ़ रहा है। और कोविड के बाद तो जब इसकी न्यूट्रिशनल एनालिसिस की गई और देखा गया कि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं तो इसका एक बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ा है। और हमें इसको विभिन्न जो सिटीज़ हैं वहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है और इसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से बीज ले सकते हैं और उन्हें कितने दिन में तैयार कर सकते हैं। इस संबंध में विशेषज्ञ का कहना है कि इसे 2 रूपों में तैयार कर सकते हैं। पहला घर में उपयोग के लिए और दूसरा व्यावसायिक रूप से। माइक्रोग्रीन्स को अगर हम देखें तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो घरों में कर सकते हैं जिसमें कि बच्चों को ज़रूर ही लगाना चाहिए, वो खुद से इसको ग्रो करेंगे क्योंकि इसको लगाना और उगाना बहुत ही आसान है। फिर उसको खुद ही काटेंगे और तरह तरह के व्यंजनों में उपयोग कर सकते हैं। वो पास्ता में, पिज़्ज़ा में, कहीं भी डाल के इसको खाया जा सकता है। और आप किसी भी जो हमारी इंडियन कज़ीन है जिसको कि हम बनाते हैं उसमें गार्निशिंग के रूप में इसको उपयोग में ला सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स का जो मेजर काम है वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए है। वो हमें वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है जो जनरली हमारे फूड में नहीं होता है। अब अगर हम इसको एक उद्यम के रूप में लेते हैं तो माइक्रोग्रीन्स का जो बिज़नेस है वो रेस्टोरेंट तक में होता है। तो जो भी एक एंटरप्रेन्योर इसको शुरू करना चाहता है उसको ज़रूरी है कि पहले वो एक बार मार्केट सर्वे कर ले और देख ले कि आपके आसपास जो भी रेस्टोरेंट हैं उनके साथ एक टाई अप कर ले और वो बता देते हैं 1 वीक पहले कि मुझे इस वीक इस दिन कौन सी माइक्रोग्रीन की लगभग कितनी मात्रा चाहिए। तो वो एक काम बहुत ज़रूरी होता है मीन्स मार्केट सर्वे करने का, और उसी हिसाब से आप माइक्रोग्रीन्स बनाते हैं और जिस दिन उनको जितना चाहिए होता आप दे देते हैं। मैंने देखा है कि 2 तरीके से माइक्रोग्रीन्स दिया जाता है। कभी कभी तो पूरी ट्रे ही दे देते हैं तो वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा अपने वहाँ पर शेफ़ रख लेता है और जैसी उसको ज़रूरत होती है कर लेता है। दूसरा है कि आप उसको काट के पैकेजिंग करके अपना लोगो लगा करके भी मार्केट में दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके से माइक्रोग्रीन्स चलता है। माइक्रोग्रीन्स का है कि अपने घरों में ज़रूर लगाएं, अपने शेल्फ पे लगाएं और खुद को भी मीन्स पोषण की सुरक्षा प्रदान करें। घर के लिए मूंग, मेथी, सरसों और मसूर, व्यावसायिक रूप से लाल पत्ता गोभी, मूली, सरसों, ब्रोकली, गोभी और मटर के बीज शामिल किए जा सकते हैं। इन बीजों को खासकर कोकोपीट में तैयार किया जाता है, लेकिन अगर मिट्टी और गमले उपलब्ध हैं तो इन्हें उसमें भी तैयार कर सकते हैं। आमतौर पर ये 4 से 9 दिन में तैयार हो जाते हैं। तैयार फसल को तय समय में कैंची की सहायता से काट लिया जाता है और जरूरत के हिसाब से या तो इस्तेमाल करें या फिर बाजार में बेच दें। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे कि आपकी मूली हुई या आपकी सरसों हुई, वो तो हर सीज़न में बहुत ही बढ़िया आती है। अब अगर आप मूंग या मसूर लगा रहे हैं तो मूंग आपकी गर्मियों में अच्छी आएगी, मसूर आपकी ठंड में अच्छी आएगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा हम एक कूलर या एसी का सेटअप रखते हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। लाइट का भी जहाँ तक सवाल है, माइक्रोग्रीन्स को कोई बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट नहीं चाहिए। एक नॉर्मल देखिए वाइट ट्यूबलाइट लगी हुई है, इसके साथ आप एक येलो ट्यूबलाइट्स भी आती हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन लेकर के एक अच्छी ग्रोथ आप पा सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स की एक बहुत ख़ास बात है वो है कि इसका ऑर्गेनिक होना। माइक्रोग्रीन्स में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप एक बीज लगाते हैं और 7 से 8 दिनों के अंदर उसको काट के उपयोग में ला लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये 100% ऑर्गेनिक एक प्रोडक्ट है और आप इसको एक प्रॉपर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। कुछ बातें माइक्रोग्रीन्स को लगाते समय ज़रूर ध्यान देने की हैं। वो है कि आप जब भी कोई भी बीज इसमें उपयोग करें वो किसी भी तरीके का ट्रीटेड या कोटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो नॉर्मल सीड मिलते हैं उसमें आप देखोगे कि कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की कोटिंग होती है। तो उसमें हमने जब अध्ययन किया तो देखा कि चूँकि 7 से 8 दिनों में, मैक्सिमम 10 दिन में हम इसको कट कर लेते हैं तो उसमें उसकी कुछ मात्रा आने का पूरा अंदेशा रहता है। तो आप किसी पूसा संस्थान है जैसे कि दिल्ली में या आप जहाँ भी रहते हैं आसपास में ज़रूर कोई एक एग्रीकल्चर का संस्थान होगा, कोई यूनिवर्सिटी होगी, उनसे आप बात करें, और या इवन सीड कंपनी के भी साथ आप बात करके अगर आप माइक्रोग्रीन बिजनेस में हैं तो उनसे अनकोटेड और अनट्रीटेड सीड ज़रूर लें। और अगर किसी भी प्रकार से आपने कोई ट्रे ग्रो की है और उसमें कोई फंगस आ गया है तो उसको मतलब मेरा तो यही मानना है कि उसको डिस्कार्ड कर दें और दोबारा उसका उपयोग करें। इसके साथ ही साथ इसमें एक और आयाम है, वो है आपके स्किन मीन्स जो क्रीम्स होती हैं, लोशंस होते हैं, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि माइक्रोग्रीन्स इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं तो वहाँ भी इसका उपयोग हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेश में ही माइक्रोग्रीन्स सिर्फ रेस्टोरेंट में जा रहा है, ये घरों में भी जा रहा है, स्पेस फूड में भी है, और डिफरेंट तरीके की जो ब्यूटी क्रीम्स हैं, स्पेशली जो फेस क्रीम्स हैं, वहाँ भी इसका उपयोग होता है।
इस तरह से नई तकनीकें जहां युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी, वहीं समाज को सेहत भरा आहार भी मिल सकेगा। तो अभी आपने जाना माइक्रो ग्रीन्स के बारे में, जो कि सेहत के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। जी हाँ, सर्दियों का मौसम हमारे मुर्गी पालकों के लिए कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है, क्योंकि ऐसे में हमारी मुर्गियों को कई तरह की बीमारियां भी घेर सकती हैं। गिरते तापमान के साथ चूजों को सर्दी जुकाम भी हो सकता है, इसीलिए विशेष देखभाल की जरूरत है। खास तौर पर जनवरी के महीने में कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए डालते हैं नजर। सर्दियों में अंडे और मांस की खपत बढ़ना लाजमी है, इसीलिए मुर्गी पालकों को ध्यान रखना चाहिए कि इस खपत को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके और सही उत्पादन मिलता रहे। इसके लिए उचित देखभाल की भी जरूरत होती है। चूजों को ठंड से बचाने के लिए सर्दियां आने से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए गैस ब्रूडर, बांस के टोकने के ब्रूडर, सिगड़ी, कोयला, लकड़ी के गिट्टे, हीटर का इंतजाम रखना चाहिए। जनवरी माह में अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसीलिए माह में चूजा घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इस तापमान को क्रमशः दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5-5 डिग्री तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। इस मौसम में चूजों को ठंड लगने से सर्दी खांसी बीमारी होने का डर बना रहता है, इसीलिए सुबह के समय चूजा घर में कम से कम 2 घंटा तक धूप आने देना चाहिए। अब बात करते हैं इनके आवास यानी रहने के स्थान की। ठंड के दिनों में मुर्गी आवास को गर्म रखने के लिए उचित सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि जब तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तब आवास के शीशे से ओस की बूंदें टपकती हैं। इससे बचने के लिए आवास के ऊपर पराली या बोरे, फट्टी बिछा देना चाहिए। साथ ही खिड़कियों में मोटे बोरे या पर्दे लगा देने चाहिए, ताकि वे ठंडी हवा के प्रभाव को रोक सकें। रात में जाली का लगभग 2 फीट नीचे का हिस्सा पर्दों से ढक दे, इससे अंदर का तापमान बाहर की अपेक्षा ठीक रहेगा। साथ ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुर्गी आवास में मुर्गियों की संख्या पूरी हो। जाड़े के मौसम में एक अंगीठी जला दें। अंगीठी अंदर रखने से पहले इसका धुआं बाहर निकाल दें। इस प्रकार दी गई थोड़ी सी गर्मी से न केवल मुर्गियां आराम से रहती हैं, बल्कि मुर्गी आवास का वातावरण भी अच्छा बना रहता है। ठंड के दिनों में मुर्गी आवास को गर्म रखने के प्रबंध करें। आवास के ऊपर पराली या बोरे, फट्टी बिछा देना चाहिए।
खिड़कियों में मोटे बोरे लगा देने चाहिए। रात में जाली का लगभग 2 फीट नीचे का हिस्सा पर्दों से ढक दें। तापमान नियंत्रित करने के लिए बिना धुएं की अंगीठी रखें। इस समय मुर्गियों में बीमारियां होने का अंदेशा ज्यादा रहता है। ऐसे में जाड़े का मौसम आने से पहले ही पुराना बुरादा, पुराने बोरे, पुराना आहार अलग कर दें। फार्म के चारों तरफ उगी घास, झाड़, पेड़ आदि को नष्ट कर देना चाहिए। दाना गोदाम की सफाई समय समय पर करते रहें। साथ ही गोदाम को कॉपर सल्फेट युक्त चूने के घोल से पुताई कर दें। ऐसा करने से फंगस लगने की आशंकाएं कम हो जाती हैं और बीमारियों को पहले ही रोका जा सकता है। इस समय अंडे की खपत बाकी दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। इसमें आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए आहार पर खासा ध्यान देना चाहिए। इस समय मुर्गियों के पास दाना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। इस मौसम में पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए मुर्गियों को बार बार शुद्ध ताज़ा पानी बदलते रहना चाहिए। इसी के साथ ही बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं राजस्थान के जयपुर से संबंध रखने वाले सुरेंद्र से, जिन्होंने जीरो बजट फार्मिंग को अपनाया। जी हाँ, इसके लिए पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है और कैसे पशुपालन से जैविक खेती को और बढ़ावा मिलता है। सुरेंद्र ने कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया और आज उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अपने इलाके में वो सफल किसान के तौर पर जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। कृषि का क्षेत्र इतना व्यापक है कि जिस ओर भी सही कदम बढ़ाए जाएं, सफलता मिलनी निश्चित है। इसी सोच को सच साबित कर दिखाया है सुरेंद्र अवाना जी ने। आज इन्होंने कृषि और पशुपालन के बीच ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि बाहर से किसी संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती। खेती के लिए चाहे पानी की जरूरत हो या जैविक खाद की,
या फिर करना हो गोबर का सही इस्तेमाल, सब कुछ उनके सिस्टम में समाहित है। उनके कार्य व्यापक हैं, इसीलिए क्रम से उनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। राजस्थान में पानी की समस्या नई नहीं है। आम जरूरतें हो, कृषि या पशुपालन, सभी के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। इसके लिए अवाना जी ने बारिश के पानी का संचय करते हैं और उसी पानी में मछली पालन और बत्तख पालन करते हैं और इसी पानी से बाकी जरूरतें भी पूरी करते रहते हैं। इस तरह पानी की उपलब्धता बनी रहती है और अतिरिक्त मुनाफा भी हो जाता है। यहाँ 15 तरह की एक्टिविटी हो रही है, जैसे खाद बनाना है, मछली पालन है, बहुवर्षीय चारा है, फ्रूट के पौधे हैं 12,000 आदि, इस तरह का काम कर रहे हैं। शुरू में जब स्थापना की, लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र क्यों चुना है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ मिट्टी में बजरी है या टीले हैं, तो इसमें आप लोग सक्सेस नहीं होगे। तो हमने ये ठानी कि इस जगह को ही चुनकर इसी में सक्सेस होके दिखाना है। जो किसान ये कहते हैं कि पानी नहीं है, हम कैसे खेती करें, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आ जाओ मेरे फार्म पे, देखो हमने 4 पौंड बना रखे हैं और ये पूरा शेड है इसका, देखिए आप, पूरा पानी पौंड में जा रहा है। तो इस तरह से हम इसका शेड का, हमारी खाद फैक्ट्री का, चारों तरफ के स्टाफ क्वार्टरों का सारा पानी है वो पौंड के अंदर बरसात का बचा के और उससे खेती कर रहे हैं। मिट्टी यहाँ की ख़राब है, उसके लिए हम देखिए गोबर और गौमूत्र से खाद बना रहे हैं, जो भी आपको दिखाएंगे। उस खाद से और पूरे फार्म की जो मिट्टी हल्की है उसको हम धीरे धीरे गोबर गौमूत्र से ठीक करके और उपजाऊ है। आज आप देखिए पूरा फार्म पे हमारा 22 तरह का बहुवर्षीय चारा और सारे फलों के पौधे हैं। तो इस तरह से हमने ये डेयरी की स्थापना की। अवाना जी खेती भी करते हैं, जिसमें फसलों के साथ पशु चारा भी उगाया जाता है, जिससे उनके फार्म के करीब 200 गायों को चारे की पूर्ति हो सके। पशु आहार पर वे विशेष ध्यान देते हैं, इसीलिए अजोला की खेती भी करते हैं, जो पशुओं के लिए सबसे अच्छा आहार है। वो बताते हैं कि 2016 में उन्होंने डेयरी व्यवसाय की शुरुआत सिर्फ 2 गायों से की, जो आज सफलतम 200 का आंकड़ा छू रहा है। वो मानते हैं कि अगर पशुओं की सही देखभाल की जाए तो मुनाफा 2 गुना नहीं, कई गुना किया जा सकता है। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके फार्म हाउस में पशु अस्पताल भी खोला गया है, जिसका लाभ आसपास के पशुपालक भी लेते हैं। अवाना जी का सबसे सराहनीय काम है गोबर से सह उत्पाद और जैविक खाद बनाना। वो गोबर से कई तरह की चीजें बना रहे हैं, जिसमें गमले और ईंट मुख्य हैं। उन्होंने इन्हीं ईंटों से एक घर भी बनाया है, जो इस बात की मिसाल है कि गोबर कई समस्या का समाधान है। इसके साथ ही वो जैविक खाद बना रहे हैं, जिसमें कई पशुओं के अपशिष्ट को मिलाया जाता है, जिससे फसलों को संपूर्ण खाद मिले। साथ ही ये प्रयास उन किसानों के लिए ज्यादा लाभकारी है जो खेती के साथ पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं। गोबर से और गौमूत्र से, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हम जैविक खाद बना रहे हैं और पशुओं के अपशिष्ट से बेस्ट प्रबंधन करके, जैसे गाय का गोबर गौमूत्र है, उसके अलावा बकरी की मींगनी जो हमारे फार्म पे है, भेड़ की मींगनी, मुर्गी की पीठ, घोड़ी की लीद, ऊँट के मींगने आदि राजस्थान की जो माइन से निकलती है, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है आदि मिनरल, और ये पशुओं के अपशिष्ट मिला के हम जैविक खाद बना रहे हैं। इस खाद को हम हमारे फार्म पे पहले यूज़ किया, यहाँ अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद हम आसपास के किसानों को दिया। 2-3 साल से जो किसान खाद ले जा रहे हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम है। अब दूर दूर तक हम एजेंसी देके इस खाद को प्रमोट कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सुरेंद्र जी की इस सफलता के पीछे पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का समावेश है। वो मानते हैं कि समय के साथ नए तकनीकों को तो अपनाना ही चाहिए, साथ ही पुरानी विधियों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये समावेश ही हमें आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं। तो ये थी जयपुर के सुरेंद्र की कामयाबी की कहानी। आशा करते हैं कि आप भी उनके जीवन से जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि अब ये हमारा कार्यक्रम आप हमारे YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से, जहां आप हमारा ये कार्यक्रम भी देख सकते हैं और DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी कभी भी कहीं भी हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर देखे जा सकते हैं। दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी अगले अंक में नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।